ये फिल्म लूसी ओब्राक नाम की एक फ्रेंच क्रांतिकारी और उसके पति की सच्ची कहानी पर आधारित है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फ्रांस के लियोन शहर में कुछ क्रांतिकारी पटरियों पर बॉम्ब लगा रहे थे और उस बॉम्ब से उन्होंने जर्मन्स की एक ट्रेन को उड़ा दिया। उन क्रांतिकारियों में से एक था रेमंड, जो लियोन में ही अपनी पत्नी लूसी और बेटे के साथ रहता है। लूसी एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती है और बच्चों को इतिहास पढ़ाती है। वो उन बच्चों को बताने लगी कि इस वक्त जो कुछ दुनिया में चल रहा है वो कल इतिहास के किताबों में होगा, और इतिहास जरूरी इसलिए है क्योंकि हर किसी को ये पता होना चाहिए कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है। रेमंड हर रोज अपने घर काम कर रही औरत मारी के पास अपने बेटे को छोड़कर काम के लिए निकलता है, पर असल में वो अपने साथियों के पास जाता है। एक दिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही पुलिस ने उसके साथियों को हिरासत में ले लिया था, और जब रेमंड वहाँ पहुँचा तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन क्रांतिकारियों को ले जाते हुए पुलिस को मॉरिस ने देख लिया और वहाँ से निकलकर वो लूसी के पास गया। लूसी से उसने कहा कि वो नहीं जानता किसने पुलिस को उनकी खबर दी है, और उसे रेमंड के लिए एक वकील का इंतजाम करने के लिए कहकर मॉरिस वहाँ से चला गया। रेमंड, सर्गे और आंद्रे को नाजी हेडक्वार्टर्स ले जाया गया, जहाँ उनसे घंटों तक पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ब्लैक मार्केट से घर का राशन खरीदना चाहते थे, पर उनकी बात ना सुनकर उन्हें फ्रेंच पुलिस के हाथों सौंप दिया गया। रेमंड और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया और कई दिनों तक केस लड़ने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। लूसी ने कपड़ों में चिट्ठियां छिपाकर रेमंड तक पहुंचानी शुरू की, पर उनकी उम्मीद हारने लगी जब वकील ने बताया कि जज ये मानने को तैयार ही नहीं कि रेमंड सिर्फ कुछ सामान लेने के लिए वहाँ आया था, और वो अपनी इस सोच पर अड़ा है कि वो एक क्रांतिकारी ही है। लूसी ने वादा किया था कि वो 14 मई तक अपने पति को बाहर निकलवाएगी, और इसलिए वो ज्यादा दिनों तक रुक नहीं सकती थी। अगले ही दिन वो जज के पास गई और उसने उससे कहा कि जिस आदमी को उसने जेल में रखा है वो वहाँ के जनरल का खास आदमी है, और उस आदमी का नाम फ्रांसोई है। उसने ये भी कहा कि अगर 14 मई की सुबह वो रिहा नहीं हुआ तो वो जज जिंदा नहीं बचेगा। लूसी का ये झूठ सुनकर वो जज डर गया और 14 मई की सुबह रेमंड रिहा हो गया। कुछ वक्त साथ बिताकर अगली रात वो दोनों अपने बेटे को लेकर एक गांव में रहने चले गए। वो कुछ दिनों के लिए पुलिस की नजरों से दूर रहना चाहते थे और अपनी परेशानियों से दूर। एक दिन लूसी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। रेमंड ने कुछ दिनों बाद अपने लिए एक नया नाम लिया और नए पेपर्स बनवाए, जिनकी मदद से वो नई पहचान के साथ जीने लगा। पर एक दिन आंद्रे ने रेमंड और लूसी को बताया कि पेरिस में उनके लीडर जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका एक और साथी मैक्स उन दोनों से मिलना चाहता था और इसलिए उसने उन दोनों को एक पार्क में मिलने बुलाया। मैक्स ने रेमंड से कहा कि इस गिरफ्तारी से सब कुछ उथल पुथल हो सकता है, और इसलिए वो चाहता है कि लियोन का इलाका रेमंड संभाले। लियोन वापस जाने का फैसला रेमंड के लिए आसान नहीं था, और इसलिए उसे लूसी की सलाह की जरूरत थी। अगले दिन एक मीटिंग रखी गई, जहां आंद्रे के साथ ऑबरी और हार्डी नाम के 2 आदमी भी जाने की तैयारी कर रहे थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि एक औरत उनका पीछा कर रही है। एक डॉक्टर के घर में छिपकर मीटिंग रखी जा रही थी। मैक्स और रेमंड उनके ग्रुप के कॉलोनल का इंतजार कर रहे थे, और उनके आते ही वो लोग भी आंद्रे के साथ डॉक्टर के घर जाने लगे। उन सबको मीटिंग में पहुँचने में देरी हुई। सिर्फ आंद्रे ही वहाँ वक्त पर पहुँचा, और आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचने के बाद मैक्स, कॉलोनल और रेमंड मीटिंग में नहीं बल्कि पेशेंट्स के कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ वक्त बाद वहां अचानक पुलिस वाले आ पहुंचे, जिन्हें पीछा कर रही उस औरत ने इंफॉर्मेशन दी थी। वो लोग मैक्स को ढूंढ रहे थे और उन्हें उस मीटिंग के बारे में बताने वाला कोई और नहीं, हार्डी ही था। मौका मिलते ही रेमंड ने मैक्स की पहचान का सबूत मिटा दिया। पुलिस वालों ने उन सबको हिरासत में ले लिया, पर हार्डी को एक नाटक करके वहां से भगा दिया। लूसी समझ गई कि रेमंड खतरे में है, और इसलिए उसने मॉरिस को पता लगाने के लिए कहा। एक तरफ घंटों तक रेमंड के साथियों से पूछताछ की जा रही थी, तो दूसरी तरफ मॉरिस की बताई खबर सुनकर लूसी टूटने लगी। लूसी को समझ आ गया था कि उनके बीच एक गद्दार है, जिसकी वजह से वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, पर वो गद्दार कौन है ये उन्हें अब तक पता नहीं चला। बचे हुए क्रांतिकारी ये सोचने लगे कि वो लोग मैक्स को जेल से कैसे निकालेंगे, और उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले जाने के बहाने निकालने का प्लान बनाना शुरू किया। एक तरफ चोरी छिपे वो सब जेल की हर एक चीज पर नजर रखने लगे, तो दूसरी तरफ हर कैदी से एक एक कर पूछताछ की जाने लगी। रेमंड को पूछताछ के लिए ले जाया गया और उसने कहा कि उसे टीबी था, इसलिए चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास गया था।
पूछताछ के दौरान रेमंड को बुरी तरह पीटा गया, पर रेमंड ने ये नहीं बताया कि मैक्स कौन है। लूसी कैदियों पर नजर रख रही थी और उनके साथ रेमंड और मैक्स के आने का इंतजार कर रही थी। पर ट्रेन में डालने के लिए जब कैदियों को लाया गया तो उन कैदियों में वो दोनों मौजूद ही नहीं थे और ये देखकर लूसी और परेशान हो गई। ऑब्री, रेमंड और मैक्स अब भी जेल में ही थे और ऑब्री ने एक दिन रेमंड को बताया कि उसने सब कुछ उगल दिया है। पुलिस को अब ऑब्री की गवाही से पता चल गया है कि मैक्स कौन है और ये भी कि रेमंड पहले भी गिरफ्तार हुआ है और उसका असली नाम कुछ और है। दूसरी ओर मीटिंग के दौरान हार्डी का नाम बाहर आया और उन सबको हार्डी पर शक हुआ, क्योंकि जिस मीटिंग में दूसरों को गिरफ्तार किया गया था उस मीटिंग में हार्डी को बुलाया ही नहीं था। अगले दिन लूसी रेमंड की रिहाई की बात करने के लिए पुलिस स्टेशन गई। उसे जर्मन पुलिस चीफ के पास ले जाया गया और उस चीफ से उसने कहा कि उसका मंगेतर डॉक्टर के पास गया था जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो चीफ जानता था कि लूसी किस आदमी की बात कर रही है और एक तस्वीर दिखाने पर लूसी ने कहा कि उस तस्वीर में रेमंड के दोस्त का बेटा है। जर्मन चीफ ने कहा कि वो एक आतंकवादी है, इसलिए उसे वो छोड़ने नहीं वाला। लूसी ये कहने लगी कि वो प्रेग्नेंट है और वो बिना शादी किए अगर एक बच्चे को जन्म देगी तो उसकी बदनामी होगी। पर उसकी ये बात सुनकर भी जर्मन चीफ ने उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कह दिया और लूसी की कोशिश नाकामयाब रही। रेमंड को आतंकवाद के इल्जाम की वजह से मौत की सजा सुनाई गई और उसने हार मान ली। पर लूसी अब भी अपनी कोशिश में लगी थी। वो एक मॉर्चुरी में गई जहाँ कुछ पैसे देकर उसने एक आदमी की लाश खरीदी जिसका इस्तेमाल वो कुछ ही दिनों में करने वाली थी। लूसी ने अपने परिवार को रेमंड की गिरफ्तारी के बारे में नहीं बताया और जब रेमंड के माता पिता उनसे मिलने आए तो उसने कह दिया कि वो इस वक्त लंदन गया है। पर क्योंकि रेमंड के पिता खुद वर्ल्ड वॉर लड़ चुके हैं, वो समझ गए कि उनका बेटा भी यही कर रहा है। अब लूसी को अपने बेटे की फिक्र थी और इसलिए उसने मॉरिस से कहा कि वो उसे लेकर यहाँ से दूर जा रही है, वरना कोई गद्दार उनके बारे में पुलिस को बता देगा। और लूसी को उसकी नई पहचान देकर जूडिथ नाम की जूइश औरत से मिलवाया गया। जूडिथ जर्मन सिपाहियों के लिए काम करती है और इसलिए उसने लूसी की सिफारिश एक जर्मन कॉलोनल के पास पहुंचाई। लूसी ने उस कॉलोनल को बताया कि उसका मंगेतर बेगुनाह है और वो बस एक बार उससे मिलना चाहती है। कॉलोनल ने वादा किया कि वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा और लूसी को हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। एक दिन जेल में रेमंड के सेल में पॉल नाम के एक पब्लिशर को डाला गया और उससे बातें करते हुए रेमंड को पता चला कि उसे एक बुक पब्लिश करने के जुर्म की सजा दी जा रही है, क्योंकि उस बुक में जर्मन्स के खिलाफ कुछ बातें लिखी थी। कुछ दिनों बाद कॉलोनल ने बताया कि लूसी का काम हो गया है और वो अपने मंगेतर से मिल सकती है। उसे बस श्लॉन्डॉफ नाम के एक आदमी से मिलना है जो उसे रेमंड के पास ले जाएगा। कॉलोनल एक अच्छा आदमी है, इसलिए उसने लूसी की मदद की, पर उसने कहा कि किसी और को उसकी मदद के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। श्लॉन्डॉफ से मिलने पर लूसी ने कहा कि वो रेमंड की रिहाई नहीं मांग रही, पर वो चाहती है कि उसकी और रेमंड की शादी करवाई जाए और इस शादी में उस देश के कानून की भी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि लूसी प्रेग्नेंट है। एक तरफ जहाँ लूसी को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी, तो दूसरी तरफ जेल में रेमंड की हर उम्मीद खत्म हो रही थी। उसकी आंखों के सामने लोगों को मारा जा रहा था और कैदियों से कहा गया कि जिस सेल में पेन और पेपर मिलेगा उन्हें ऐसे ही मार दिया जाएगा। और ये बात पॉल और रेमंड को परेशान करने लगी, क्योंकि अब वो बाहर कोई भी मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे। रेमंड जानता था कि कुछ ही दिनों में पॉल रिहा होने वाला है और इसलिए उसने अपनी पत्नी की एक निशानी उसे दी और कहा कि वो बाहर जाकर लूसी तक उसका एक मैसेज पहुंचाए। और जेल से बाहर जाते ही पॉल ने लूसी को एक चिट्ठी लिखकर उसे अपने पास बुलाया। लूसी जब उससे मिलने गई तो उसे उसकी निशानी देकर पॉल ने बताया कि रेमंड अब भी जिंदा है और हर वक्त लूसी के बारे में ही सोचता है। पॉल की बातें सुनकर लूसी अपने आंसू नहीं रोक पाई और उस रात रेमंड की निशानी उसने अपने पास रख ली। जल्द ही लूसी को बताया गया कि उसकी और रेमंड की शादी करवाई जाएगी, पर जर्मन ऑफिसर्स ये नहीं जानते थे कि शादी के बहाने लूसी रेमंड को वहाँ से भगाने वाली है। अपने साथियों के साथ वो गाड़ियों का इंतजाम करके रेमंड को भगाने का प्लान बनाना शुरू करने लगी और आखिरकार वो दिन आ गया जब लूसी के सामने रेमंड आने वाला था। वो दोनों ही एक दूसरे को महीनों बाद देख रहे थे और रेमंड की हालत देखकर लूसी को बहुत बुरा लगा। ये सोचकर कि लूसी खतरे में है, रेमंड ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, पर जिद पर अड़कर लूसी ने रेमंड को शादी करने के लिए मना लिया और रेमंड समझ गया कि लूसी अपनी मर्जी से वहाँ आई है। श्लॉन्डॉफ ने कहा कि वो 2 दिनों बाद उनकी शादी करवाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि जब रेमंड को वापस उसके जेल ले जाया जाएगा तब बीच रास्ते उसे लूसी आजाद कर देगी।
गाड़ियों के साथ वो सब रेमंड का इंतजार करने लगे। जैसे ही वहाँ पुलिस की वैन आई, उन्होंने हमले की तैयारी की, पर तभी एक गाड़ी जिसमें मॉरिस बैठा था बंद पड़ गई और इस वजह से वो लोग तय की गई जगह पर वैन को रोक नहीं पाए और इस तरह वैन उनके हाथों से निकल गई। अब उन सब के पास सिर्फ शादी का दिन था जब वो प्लान को अंजाम दे सकते हैं और यही उनका आखिरी मौका था। उन सब ने अपनी हर गलती सुधारनी शुरू की और पहले से बेहतर तैयारियां करने लगी और ये देखकर लूसी को भरोसा होने लगा कि रेमंड को बचाया जा सकता है। शादी का दिन आ गया और जैसे ही उन दोनों की शादी पूरी हुई, लूसी अपने साथियों के पास चली गई। हथियार के साथ वो लोग वैन के बाहर आने का इंतजार करने लगे और इस बार एक गाड़ी ने वैन का पीछा किया। काफी देर तक वैन का पीछा करने के बाद उनकी गाड़ी रेमंड को नजर आई और शहर से कुछ दूर एक वैन तैयार रखी गई। मौका मिलते ही सर्गे ने जर्मन सिपाहियों को मारना शुरू किया और सारे सिपाहियों को मारकर रेमंड और दूसरे सिपाही आजाद हो गए और उन आजाद कैदियों की जगह कुछ लाशें रखी गई। वो सब जल्द से जल्द वहाँ से भाग निकले और अंत में रेमंड को लेकर लूसी लियोन से दूर आ गई। लूसी ने रेमंड को बताया कि गद्दार हार्डी को उन्होंने मारने की कोशिश तो की, पर वो जिंदा बच गया। इन्हीं बातों के बीच मॉरिस वहाँ आ गया और उसने उन दोनों को बताया कि रेमंड के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर रेमंड सह नहीं पाया, पर अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर वो शांत होने लगा और कुछ दिनों बाद रेमंड, लूसी और उनके बेटे को वहाँ से दूर लंदन भेज दिया गया, जहाँ साल 1994 में उनकी बेटी कैथरीन का जन्म हुआ और कुछ ही सालों बाद हार्डी को भी मार दिया गया। थैंक यू।